China's population shrinking, India, most populous country in the world. India has overtaken China by भारत की जनसंख्या अब चीन से आगे हो गई। संविधान हत्या दिवस। लोगों को जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन कैंप ले जाकर उनकी नसबंदी की जा रही थी। सभी को जेल के अंदर डाला जा रहा था जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ था। क्या यहाँ पे देश की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉपुलेशन कंट्रोल था? संख्या विस्फोट हो रहा। ये जनसंख्या विस्फोट हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अनेक नए संकट पैदा कर। ऐसा करने वाला दुनिया में भारत वो पहला देश था। आखिरकार यहाँ पर भारत चाइना को ओवरटेक करके दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन ही गया। चाइना अपने देश में वन चाइल्ड पॉलिसी को अप्लाई करके अपने देश की जनसंख्या को कंट्रोल तो कर लिया। यहाँ पर भारत अभी चाइना को ओवरटेक करके पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत बन चुका है। और क्या इन पॉपुलेशन कंट्रोल करने से सिर्फ इसकी जो है एडवांटेजेस है या फिर कोई डिसएडवांटेजेस भी है, इन सब के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमें मोटिवेट भी कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम को सबसे पहले 1952 को शुरू किया, और ऐसा करने वाला पूरी दुनिया में भारत पहला देश था। और इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि फर्टिलिटी रेट को कम करना और देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। भारत के हर एक 5 ईयर प्लान में इन पॉपुलेशन को काफ़ी एक महत्व दिया गया और इसको एक मेन सब्जेक्ट जैसा लिया गया, और हर एक 5 ईयर प्लान में पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पहले 5 ईयर प्लान में लोगों को इसके बारे में एजुकेट किया गया और स्टेरिलाइजेशन कैंप्स को लगाया गया, पर उस समय लोगों ने इस पूरी प्रोग्राम को जो है रिजेक्ट कर दिया, और उस समय एक भी स्टेरिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाया था। पहले तो स्टेरिलाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, पर बाद में लोगों के द्वारा इसको एक्सेप्ट भी किया गया, और कई सारे लोग जो हैं वो वॉलंटियरली अपना नसबंदी करवाने लगे। पर ये 1974 से 1979 के बीच का जो 5 ईयर प्लान था, उस समय ये जो है वॉलंटियर स्टेरिलाइजेशन धीरे धीरे जो है वो फोर्स स्टेरिलाइजेशन में कन्वर्ट हो गया था, और इस समय लोगों को ज़बरदस्ती जो है नसबंदी करवाया जा रहा था। इस समय करीब 8 मिलियन से भी ज़्यादा स्टेरिलाइजेशन हुए। ये समय था 1975, जब भारत एक साथ कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था, जैसे कि बारिश का कम होना, फ्रूट प्रोडक्शन में कमी, और जो तेल इंपोर्ट किया जा रहा था उसकी जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही थी, और इसी वजह से भारत का जो रिजर्व था वो धीरे धीरे कम हो रहा था। इस समय इंदिरा गांधी का पॉलिटिकल करियर भी काफ़ी खतरे में था, और इस समय इंदिरा हटाओ के नारे भी ज़ोरों शोरों से लग रहे थे। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे काफ़ी वीक हो चुके थे, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके खिलाफ जो है जजमेंट दे दी थी। इससे क्या हुआ कि उनकी जो पॉलिटिकल पोजीशन है वो खतरे में आ गई, और फिर उसके बाद भारत में जो है इमरजेंसी अचानक से डिक्लेयर कर दिया गया। इस इमरजेंसी को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को लागू किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। हिंदुस्तान की तारीख में एक ऐसा काला दिन और उसका नाम और कुछ नहीं, इमरजेंसी शब्द होगा। दरअसल हुआ ये था कि 1972 को इंडिया के जनरल इलेक्शन होने वाले थे, पर इंदिरा गांधी जी ने कुछ ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो के 1971 में ये इलेक्शन करवाए, और ऑपोजिशन काफ़ी शॉक्ड हो गया, और वो रायबरेली से इंदिरा गांधी के अगेंस्ट राजनारायण जी को, जो कि वो वहाँ के काफ़ी पॉपुलर फेस थे, उनको खड़ा किया। इलेक्शंस को इंदिरा गांधी जी जीत जाते हैं, और बाद में राजनारायण जी इलाहाबाद कोर्ट में उनके खिलाफ एक मुकदमा दायर करते हैं, और उसमें ये बताते हैं कि इंदिरा गांधी जी ने इस पूरे इलेक्शंस को फेयरली कंडक्ट नहीं करवाया था। इस केस का रिजल्ट आने में करीब 4 साल लग गए, और इन 4 सालों में इंदिरा गांधी ही भारत के जो है प्रधानमंत्री बने रहे, और उनके ठीक आखिरी 1 साल में इसका जो रिजल्ट आया वो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ आया, जिसमें इंदिरा गांधी जी को गिल्ट पाया गया, इसीलिए क्योंकि वो इलेक्शंस के प्रचार के लिए जितना भी सामान, जैसे कि लाउड स्पीकर हो गया, कुछ और हो गया, ये सब सरकारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था, और वो अपने पार्टी की एजेंट की तरह IAS ऑफिसर्स को भी इस्तेमाल किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से इंदिरा गांधी जी को
पार्लियामेंट प्रोसीडिंग और वोटिंग की राइट्स नहीं थी। वो सिर्फ अब नाम के ही प्रधानमंत्री रह गए थे। ठीक इसी समय देश जितने भी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, जैसे कि अनाज की कमी, पैसे की कमी, कीमतों में वृद्धि, और इसी वजह से जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी थे वो अब रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे थे। वो भारत को एक रिवोल्यूशन की तरफ आगे ले रहे थे और इसी की वजह से इंदिरा गांधी जी ने फौरन ही भारत में इमरजेंसी को लागू कर दिया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। इस समय कांग्रेस पार्टी में इंदिरा गांधी जी के छोटे बेटे संजय गांधी नए आए थे और वो पार्टी में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए एक मुद्दा ढूंढ रहे थे और उन्हें यह लगता था कि अगर भारत की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया जाए तो भारत की जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनको जो है वो सॉल्व कर लिया जा सकता है। वो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस दे रहे थे और वो ये मान के चल रहे थे कि अगर भारत में फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है वो अगर सक्सेस हो जाता है तो भारत की गरीबी जो है वो पूरी तरह से दूर हो सकती है और इसीलिए वो काफ़ी इम्पोर्टेंस फैमिली प्लानिंग को दे रहे थे। ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो था वो उन राज्यों में सक्सेस हुआ जिन राज्यों में इंदिरा गांधी जी की बात चल रही थी और इसके बाद उन राज्यों को रिवार्ड्स भी मिला और इसको देख दूसरे राज्य जो है वो भी इस दौड़ में कूद पड़े और अपने राज्य में भी इन स्टेरिलाइजेशन को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे और इसको सक्सेस करने की कोशिश करने लगे। यहाँ पे सभी राज्यों को जो है कोटा दिया गया था और उस कोटे के अनुसार वो अपनी राज्यों में जो है स्टेरिलाइजेशन कैंप को चला रहे थे। फिर भी कुछ ऐसे जगह थी जिसमें वो कोटा पूरा नहीं हो रहा था और इसी वजह से उस जगह पे जो क्या हुआ, ये स्टेरिलाइजेशन जो फोर्सफुली करवाना शुरू कर दिया गया और लोगों को जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन कैंप लेके उनकी नसबंदी की जाने लगी। पुलिस यहाँ पे लोगों को कहीं से भी उठाकर उनकी नसबंदी कर रही थी और वो ये नहीं देख रही थी कि वो शादीशुदा है या फिर शादीशुदा नहीं है और यहाँ तक कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को भी छोड़ा नहीं गया, उनकी सैलरी रोक दी गई जो अगर इसको करने से मना कर रहा था, उनकी प्रमोशन रोक दी गई, यहाँ तक कि पुलिस वालों को भी छोड़ा नहीं गया और उनको भी ये टारगेट दे दिया गया कि इतने दिनों में इतने जो है स्टेरिलाइजेशन यानी कि नसबंदी होना चाहिए, वरना उनकी प्रमोशन नहीं होगी या फिर उनकी सैलरी नहीं होगी। और इसके अलावा भी आम लोगों के लिए ये कर दिया गया कि उनकी लाइसेंस जैसे कि रिक्शा ड्राइविंग लाइसेंस हो गया कि कुछ और हो गया, वो भी रिन्यू नहीं हो पा रही थी जब तक कि वो स्टेरिलाइजेशन कैंप में अपनी नसबंदी ना करवा लें। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स की पेरेंट्स जो कि ये नहीं कर रहे थे तो उनको भी अरेस्ट करके जेल में भर्ती कर दिया जा रहा था। इन सब ऑपरेशंस की वजह से सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना गरीबों को करना पड़ा, यानी कि मिडिल लोअर क्लास को करना पड़ा और लोअर क्लास को करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो ऑपरेशंस हुई वो काफ़ी अनहाइजीनिक कंडीशन में हुई और इसकी वजह से उनको इन्फेक्शंस भी हुए और कई सारों की तो मौत भी हो गई। यानी कि ड्यूरिंग द इमरजेंसी टाइम भारत को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके आज भारत दुनिया का सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है। फिर भी अकॉर्डिंग टू द यूएन रिपोर्ट 2023 अप्रैल को भारत चाइना के आगे निकल गया पॉपुलेशन के मामले में, यानी कि अप्रैल 2023 को भारत की पॉपुलेशन जो है वो 1.4286 बिलियन था, जबकि चाइना हमसे पीछे यानी कि 1.4257 बिलियन पर आ चुका था। तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी क्या आखिरकार कारगर साबित हुआ? अगर हुआ है तो क्या इसकी एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है? तो क्या भारत को उनकी तरह ही अपने देश में स्ट्रिक्टली इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए? तो जाइए जानने की कोशिश करते हैं कि इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। जहां चाइना की पॉपुलेशन 1979 में 97,54,20,000 था, वहीं पर यह आंकड़ा 1978 में 96,25,90,000 था, यानी कि इन एक साल में ये करीब 1,28,30,000 से बढ़ गया था। इस समय दुनिया में करीब 196 देशों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन चाइना का ही था।
इस समय यानी कि 1979 में भारत का पॉपुलेशन 67 करोड़ 11 लाख था। इस समय यानी कि 1979 से लेकर 2015 तक चाइना में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज गवर्नमेंट की तरफ से लागू किया गया। ये वो समय था जब पहली बार चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू किया गया। इसका मतलब ये था कि फैमिलीज में पेरेंट्स जो हैं वो सिर्फ एक बच्चा कर सकते थे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते थे। अगर उससे ज़्यादा किया जाता था तो उसकी जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाती थी। इस दौरान जो पेरेंट्स एक ही बच्चा कर रहे थे उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो फैसिलिटीज और एडवांटेजेस प्रोवाइड किए जाने लगे। वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना की बर्थ रेट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी और ये शुरू हुआ था 1979 को, यानी कि आज से करीब 40 से 45 साल पहले। इंडिया की बर्थ रेट में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि जब स्टेरिलाइजेशन हुआ, यहाँ तक कि फोर्स स्टेरिलाइजेशन भी हुआ, पर उसके बाद वहाँ की जो गवर्नमेंट थी जहाँ फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ वो गवर्नमेंट वहाँ पे हार गई और नई गवर्नमेंट उसको लागू ही नहीं कर पाया डर की वजह से, क्योंकि लोग इन स्टेरिलाइजेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से भारत का जो बर्थ रेट है वो उतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, उसके बदले चाइना का जो है बर्थ रेट वो कम हो गया और भारत आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड वाला कंट्री बन गया, चाइना को पीछे छोड़ दिया। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से उनका जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो कम हो गया और इसकी वजह से उनका तो बर्थ रेट है उसका ग्रोथ पूरी तरह से स्लो हो गया। जहां चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कि TFR जो 1975 में 3.57 था, वहीं वो आज घटकर 1.02 पर आ चुका है। अगर किसी भी देश की पॉपुलेशन को सेम रखना है तो उसका TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 जो है वो 2 पेरेंट्स को रिप्लेस करेगा और 0.1 जो है वो बड़े तक नहीं होते, उनका डेथ हो जाता है। यहाँ पर चाइना का टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.02 पर आ चुका है, यानी कि चाइना जो चाहता था वो हो चुका है और अब चाइना को तो खुश होना चाहिए, पर ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर चाइना एक बुरी तरह से एक ट्रैप में एक बड़े प्रॉब्लम की ओर बढ़ रहा है, जो कि उसका पॉपुलेशन है, यानी कि उसकी देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से जो है वो घट रहा है, उसकी पॉपुलेशन अब बढ़ नहीं रहा। इससे चाइना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में तो जा रहा है। चलिए इसको कुछ ग्राफ की मदद से समझते हैं। 1991 में चाइना और इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्राफ था वो लगभग एक जैसा ही था। अभी आप जो ये ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ नीचे से वाइड है और ऊपर की तरफ नैरो है, यानी कि यहाँ की जो नीचे का हिस्सा है वो न्यूबॉर्न और यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ की ऊपर वाला जो नैरो हिस्सा है ये बता रहा है कि यहाँ पर एजेड लोग जो हैं वो कम है। ये 2025 का ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर इंडिया का जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो 35 एज से नीचे का है, वहीं पर चाइना का जो ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनकी जो ज़्यादा पॉपुलेशन है वो 35 एज से लेकर 65 एज तक का है। यानी कि इस ग्राफ से ये पता चल रहा है कि चाइना में जो एजेड लोग हैं वो ज़्यादा हैं और न्यू एंड यंग जनरेशन जो है वो कम है, और ये 2050 तक ग्राफ कुछ इस तरह का होने वाला है चाइना का। यानी कि 2050 तक चाइना का जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा और इसकी वजह से फैमिली में जो है एक यंग जो लड़का होगा उसको उसके पेरेंट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके साथ ही उनके जो 4 ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा और इसी वजह से वो हो सकता है कि अपनी फैमिली को छोटा करे, ये एक या फिर टोटल बच्चे ही ना करे, और इसी वजह से ये जो प्रोसेस है और भी ज़्यादा तेज़ी से जो है चाइना की पॉपुलेशन को कम करने वाला है। चाइना इसी वजह से कई बार इस पॉलिसी को जो है बदल चुका है। ये पॉलिसी कई बार, पहले तो ये 1 चाइल्ड पॉलिसी था, फिर उसके बाद 2 चाइल्ड पॉलिसी आया, फिर उसके बाद 3 चाइल्ड पॉलिसी आया, पर उसके बावजूद चाइना की जो है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा और ये इस ग्राफ से पता चल रहा है कि ये और भी ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है और इसको रिवर्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यानी कि अगर किसी भी देश की फर्टिलिटी रेट कम बहुत तेज़ी से होने लगे और इसको रिवर्स करने के लिए वो कोशिश बहुत काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है। और इंडिया में डेमोक्रेसी की वजह से जो है
ये फर्टिलिटी रेट जो है कम नहीं हुआ और उस समय जो गवर्नमेंट नई आई वो इसको नए से इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि वो इलेक्शन हारने का डर था। और यहाँ पर शायद ये हो सकता है कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया को इस मुश्किल से आज सेफली रख के चल रहा है। चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से चाइना आज बहुत बड़ी मुश्किल में फंस रहा है और उसको रिवर्स करना भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। हो सकता था कि भारत भी यहाँ पर इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था अगर भारत के साथ भी पिछले कुछ 20-30 साल में ऐसा होता तो, यानी कि हम अभी तो इस प्रॉब्लम से सेफ हैं पर हमारी भी जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे कम हो रही है। और यहाँ पर ये सवाल आता है कि क्या पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करना चाहिए, इसको कंट्रोल करना चाहिए, क्या इसके एडवांटेजेस देश के लिए सही है या फिर इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो देश के लिए सही नहीं है। ये सोचने वाली बात है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक ऐसा मुद्दा है कि ये ज़्यादा कम होने पे भी प्रॉब्लम्स दिख रहा है और ये ज़्यादा होने पे भी प्रॉब्लम दिख रहा है। यानी कि मेरा जो वो TFR 2.1 था उसको सही से मेंटेन करना यहाँ पर किसी भी देश की जो है वो ज़रूरत हो सकती है। इसी के साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें मोटिवेट भी कीजिएगा और अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।